आज जिस प्रकार से मीटिंग है, वैसे तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि आज दोनों मुख्यमंत्री और केंद्रीय हमारे जल संसाधन मंत्री मिल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि बातचीत के जरिए कोई मसला हल होगा। पंजाब में ये तीनों बांध स्थित हैं, वहाँ से पानी पाकिस्तान को जा रहा है। राष्ट्रीय सोच निर्माण की ज़रूरत है और राष्ट्रीय सोच के बांध बनाने की ज़रूरत है। हुस्नेवाला, हरके और माधोपुर बांधों से पानी को रोका जाए। पाकिस्तान में बहते पानी को रोक लगा करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को पानी दिया जाए। इस जिले में किस प्रकार से नोटों और बोटों के लिए हांसी बुटाना नहर बनाएगी। पीटीआई के लिए भी 26 तारीख को चलने वाले सेशन में एक नया कानून ला के उनकी सिक्योरिटी ऑफ जॉब दी जानी चाहिए। सारे पीटीआई को नौकरी पे रखा जाना चाहिए। धान घोटाला हुआ, एक दिन तो धान घोटाले की बड़ी आवाज़ें आई, फिर उसके स्टॉक चेक हुए, सबकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, फिर चावल घोटाला हो गया। क्योंकि उसके बाद चावल घोटाला हुआ तो यहाँ रजिस्ट्री घोटाला हो गया, यहाँ तो बारदाना घोटाला हो गया। पता नहीं आज कितने घोटाले हो रहे हैं, किस किस को गिनाएंगे। कि PWD डिपार्टमेंट में भी बड़े भारी घोटाले हो रहे हैं। मूल्य निर्धारित है। आज दुर्भाग्य है देश के किसानों का, 6% उत्पादन का ही केवल MSP मिलता है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, और बाकी की फसल तो यूं ही औने पौने दामों पे खरीद ली जाती है। तरह तरह के बहाने होते हैं, काला दाना, पीला दाना, कोई कहता है इसमें मॉइस्चर है। SYL का मुद्दा हरियाणा की राजनीति में एक अहम योगदान रखता है, एक अहम स्थान रखता है। ऐसा नहीं है कि SYL का मुद्दा अभी ताज़ा है, यह मुद्दा बहुत साल पुराना है। जब संयुक्त पंजाब था तब हमारा विवाद पानी का पाकिस्तान के साथ था। उसके बाद जब हरियाणा बना तो यह पानी का विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच में रह गया। आज हम आपको यह बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह और हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच में एक बैठक है। इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो हरियाणा के हक में आया है, उसका जो विवाद था उसको कैसे सुलझाया जाए। तो आज हम बात करेंगे रामपाल माजरा जी से, जो इस मुद्दे पर बहुत नॉलेज रखते हैं क्योंकि ये जल सिंचाई मंत्री रह चुके हैं। तो आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं कि ये मुद्दा कैसे सुलझाया जा सकता है। तो रामपाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। रामपाल जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे आज बैठक है केंद्रीय जल मंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में, तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये मुद्दा क्या बातचीत से सुलझाया जा सकता है, या इसका इतिहास क्या है SYL का? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे। आज से 40 वर्ष पहले हरियाणा प्रदेश के किसानों के गाढ़े खून पसीने की कमाई से सतलुज जमुना लिंक नहर का निर्माण हो चुका है जी। और ये हरियाणा प्रदेश के किसानों की जीवन रेखा है और इस पे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत निर्भर करती है। हरियाणा प्रदेश के और पंजाब के बनने के आज 1 नवंबर 1966 को कितने वर्ष हो गए होंगे जी सर, कि तब से लेके आज तक हमारे आपसी जो संसाधनों के बंटवारे थे, हरियाणा प्रदेश को 40% और पंजाब को 60% के हिस्से में बांटे गए थे। 1976 में हमारे हरियाणा और पंजाब के बीच में जब जमुना जल समझौते के मामले पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया था, तो हमें 3.5 मिलियन एकड़ पानी दिया गया था। और इस नहर का निर्माण के लिए हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, सरकारों ने बहुत कोशिश की, ये बन के भी तैयार हो गई। वो दोनों ही पंजाब में भी बन गई और हरियाणा प्रदेश में भी बन गई। केवल 5-7% काम बाकी रह गया था। और आज 18 वर्ष हो गए, 2002 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि हरियाणा प्रदेश के लिए इस नहर का बनाया जाना अति आवश्यक है। और फिर वो हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब रिव्यू में चला गया था। 2004 में फिर फैसला आया, वो भी हरियाणा प्रदेश के हक में आया। और उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस में 12 वर्ष के बाद 10 नवंबर 2016 को फिर फैसला आया कि हरियाणा प्रदेश में इस नहर का हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार से आज उसको भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए 4 वर्ष हो गए, आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मीटिंग है
ये पहली बार मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में हो रही है। अन्यथा तो बहुत बार कमीशन बने, कमेटियां बनी, बहुत फैसले आए, परंतु सभी में पंजाब सरकार या पंजाब के लोगों ने ही विरोध कर दिया, किसी को भी नहीं माना। बल्कि हमारे सारे के सारे समझौते 2004 में रद्द कर दिए और 2016 के फैसला आने के बाद जो भूमि अधिग्रहण SYL के लिए पंजाब में की गई थी उसको भी डिनोटिफाई कर दिया, किसानों को देने का फैसला कर दिया था। आज जिस प्रकार से मीटिंग है, वैसे तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि आज दोनों मुख्यमंत्री और केंद्रीय हमारे जल संसाधन मंत्री मिल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि बातचीत के जरिए कोई मसला हल होगा। हम हरियाणा प्रदेश के लोग यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो और पंजाब सरकार और केंद्र की सरकार नहर को बनाए। और इतना ही नहीं कि हरियाणा प्रदेश के किसानों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनका जितना हक पानी का बनता है वो दें। और यही नहीं कि हुस्नेवाला और हरके माधोपुर डैम से, जहां पंजाब में ये तीनों बांध स्थित हैं, वहाँ से पानी पाकिस्तान को जा रहा है। राष्ट्रीय सोच निर्माण की ज़रूरत है और राष्ट्रीय सोच के बांध बनाने की ज़रूरत है। हुस्नेवाला, हरके और माधोपुर बांधों से पानी को रोका जाए, पाकिस्तान में बहते पानी को रोक लगा करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को पानी दिया जाए ताकि किसान खुशहाल हो सकें। लगता नहीं कि कोई सरकारें इस मामले के ऊपर ज़्यादा सीरियस हैं। केवल आपके सामने है कि इतने वर्ष बीत गए, 40 वर्ष हरियाणा प्रदेश की क्षेत्र में बनी इस नहर को हो गए कि तब से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी 18 साल से ठंडे बस्ते में रखे हुए हैं। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा प्रदेश के लोगों की यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू कर दिया जाए। हरियाणा प्रदेश में प्राय नहरें इसी प्रकार से बनती रही, बहुत सी आपके सामने है। आप सबको पता होगा कि हरियाणा प्रदेश में सबसे नज़दीक से आपके इस ज़िले में किस प्रकार से नोटों और बोटों के लिए हांसी बुटाना नहर बनाई गई थी। पानी अब तक नहीं आया। आज उसको बने हुए भी 13 वर्ष हो गए हैं, उसमें एक बूंद पानी का नहीं आया। हरियाणा प्रदेश के किसानों के गाढ़े खून पसीने की कमाई के 400 करोड़ रुपये हांसी बुटाना नहर पे लगे, आज उसमें पानी ना आए, कितने दुर्भाग्य की बात है। केवल नोट और वोट बटोरने के लिए इस नहर को बनाया गया था, परंतु आज इसका समाधान यही है, इसमें पानी आए। पानी की उपलब्धता पे ही नहरें बनाई जानी चाहिए, परंतु यहाँ पे तो केवल वोट और नोट के लिए नहरें बना दी जाती हैं। इसी प्रकार से आपके सामने ही तो है कि कहते हैं वर्तमान में भी लोग धार्मिक भावनाओं को जोड़ने के लिए सरस्वती नदी के नाम पे सरस्वती हेरिटेज बनाई। कभी तो कहा कांग्रेस ने हमने इसको भाखड़ा से पानी मिला दिया, चालू कर दिया, परंतु पानी नहीं चला। इसको कोई कहता आदि बद्री से इसका उद्गम प्लेस है। उद्गम प्लेस को लेकर भी कई प्रकार के विवाद हैं, आज तक वो सुलझे नहीं। कभी कहते हैं इसको ट्यूबवेलों से चलाएंगे, कभी कहते हैं इस नदी के लिए बांध बनाएंगे, बांध बन करके फिर इसमें पानी आएगा और फिर ये सरस्वती नदी चलेगी। अभी तक तो आदि बद्री में कहते हैं इसके नाम के कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं मिला और उसके लिए भी वाद विवाद चल रहे हैं। कभी नहरें तो बनाई जा सकती हैं, नदियां तो प्राकृतिक होती हैं और नदियां प्राकृतिक होने के जिस प्रकार के सबूत सरस्वती के मिले हैं नदी के, तो आज वहाँ पानी नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो नदी में, तो फिर तो वो अपने आप ही बंद हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। परंतु यहाँ पे तो नदी को भी कभी निर्माण करने की बात की जा रही है। ये भी केवल मैं समझता हूँ वोटों की राजनीति हो रही है। ठीक इसी प्रकार से कि आप सबको इस बात का खूब पता होगा कि आज से 16-17 वर्ष पहले हमारे दादूपुर नलवी नहर बनी थी और उसमें काफ़ी पैसा लग भी गया था। वो कई स्टेजेज में बननी थी और उसकी 2 स्टेज पूरी भी हो गई थी। और वो जमुना में पानी जब रेनी सीजन होता है, बरसाती पानी होता है, तब उसके यूज़ करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए किसानों के लिए बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में तक भी लोग गए और उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं था। सेंट्रल वाटर कमीशन ने उसको मंजूर किया, सरकार ने उसको बनाया। अभी हाई कोर्ट ने किसानों का मुआवजा बढ़ा दिया। इस बात को लेकर के सरकार ने उसको भी
यानी कि डिनोटिफाई कर दिया उस ज़मीन को। जी। वो कहने लगे कि नहीं, हम इतना मुआवजा नहीं दे सकते, इसलिए इस दादूपुर नड़वी नहर को रद्द किया जाता है। जी, जी, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रेणुका, केशाव और लखवाड़ डैम बनने थे, जी, और वो जमुना के अंदर पानी के लिए सारे साल के लिए बनाए जाने हैं ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को पानी मिल सके। रेणुका, केशाव और लखवाड़ डैम हिमाचल प्रदेश में बनने हैं, आज तक तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही वो डैम बने जिसकी वजह से जमुना में पानी ज़्यादा मिल सके। और इसी प्रकार से जमुना की बहुत सी नहरें निकल रही हैं जो दक्षिणी हरियाणा में जाती हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है कि जमुना में बहुत पानी है और उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए नहरों की। और कैपेसिटी तो तब बढ़ाई जाती है कि पानी की उपलब्धता हो। आप जानते हैं कि आए बरस बारिश कम होती जा रही है। जो हमने डाटा इकट्ठे किए हैं, जमुना में भी अब की बार जहाँ 4-4 लाख क्यूसिक पानी आता था, अब की बार 50,000 अभी तक आया है। और ये कहते हैं कि उसकी जितनी सहायक नहरें उसमें से निकलती हैं, दक्षिणी हरियाणा को जाती हैं, उस पर 3200 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। कैपेसिटी तो तब बढ़ाई जाती है कि जब पानी की उपलब्धता हो। पानी उपलब्ध है नहीं, वर्षों से वो चल रही हैं, फिजूल में पैसे खर्चने और खाने का की योजनाएं बनाई जा रही हैं। हरियाणा प्रदेश में ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वोटों और नोटों के लिए केवल नहरें खोद दी जाती हैं और उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आती। जी रामपाल जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी जो बैठक के लिए आया था, तो ये अभी 14 दिन पहले आया था फैसला, और उसके बाद हरियाणा सरकार ने समय मांगा था सुप्रीम कोर्ट से कि हमें समय दिया जाए और उसके बाद हम बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नीयत पर भी सवाल नहीं उठता है कि जब फैसला दे दिया गया है कि आप बैठक कीजिए तो तुरंत बैठक क्यों नहीं की गई? इतना लंबा समय क्यों लगा? सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी सरकारों पे छोड़ दी थी जी और चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी, उसमें भी कोई निदान नहीं हो सका। तो फिर दोबारा से कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मुख्यमंत्री दोनों पंजाब और हरियाणा के बैठक करें। आज उसी मामले को पूरा करने के लिए ये एक मीटिंग बुलाई गई है ताकि सुप्रीम कोर्ट में जा कर के जवाब दिया जा सके। और इसमें कि लगता नहीं कि कोई हल निकलेगा, अगर निकल जाए तो हमारा सौभाग्य हो। जैसे रामपाल जी, जैसे अभी हल की बात जब हम कर रहे हैं, उपाय की बात कर रहे हैं, हमारी तरफ से जो SYL पूरी हमने बना दी थी, तो जो पंजाब की तरफ से जो SYL बनाई गई थी उस समय, तो अभी जैसे सरकार ने, पिछले सरकार ने विशेष सत्र बुला के जो SYL जितनी नहर थी वो सारी बंद करवा दी गई है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे जब बंद करवा दी गई, दोबारा फिर उसको खोदेंगे उस ज़मीन को, बहुत विवाद होगा, तो क्या ये बातचीत से ये हो सकता है, सुझाव हो सकता है, उपाय हो सकता है, या कुछ और रास्ता अपनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा? इसमें उनका ही कदम पंजाब का सरकार का गलत था जी, कि उस अधिग्रहण की हुई ज़मीन को जिसके मुआवजे किसानों ने ले लिए थे जी, SYL बन गई थी, तो उसको डी नोटिफाई करना ठीक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई है। जिस क्षेत्र में उसको बंद किया गया है उसको दोबारा से बनाने में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, उसको बनाया जा सकता है, परंतु ये काम भी तभी होगा सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लागू करने के दिशा निर्देश देगा। फोर्सफुली हो या बिना फोर्सफुली हो, जैसे वो तो सरकारों ने उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है। जी, अपना ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी कार्य है, अन्यथा इस प्रकार के लोकतंत्र में संविधान के बहुत से पचड़े फट जाएंगे, रिफरेंस हो जाएंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ गया। हर कोई कह देता है कि SYL का फैसला रेफरेंस दिया जाएगा उस आदेश का, अदरवाइज तो एक रेफरेंस बन जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में 18 साल पहले फैसला दिया था सतलुज जमुना लिंक नहर का, आज तक वो लागू नहीं हुआ। जी, यानी कि हरियाणा प्रदेश के लिए SYL बन के रहेगी और सुप्रीम कोर्ट को बनवानी पड़ेगी। जी, जैसे रामपाल जी, जैसे अभी आपने बात की थी कि वोटों की राजनीति करते हैं तो सब लोग, तो अभी जो हरियाणा का जब बजट आया था इस साल का भी, और बहुत से पहले भी बजट आए हैं, सिंचाई हरियाणा के लिए बहुत आवश्यक है। ये कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर खेती ही मुख्य रूप से व्यवसाय है लोगों के लिए। और जैसे अब दक्षिण हरियाणा की हम बात करें तो नहरी जो कनेक्शन है उसी से ही वो पानी दे सकते हैं। तो जो बजट बनाया जाता है हरियाणा सरकार में, जो 1 लाख
तकरीबन 1 लाख का बजट होता है, उसमें से हरियाणा सरकार 12 करोड़ का बजट निकालती है सिंचाई के लिए। तो आपको क्या लगता है कि 22 ज़िले हैं और 12 करोड़ का बजट निकाला जाए, वो 1200 लाख लिखते हैं, और 12 करोड़ का अगर बजट ये निकाला जाएगा तो कितना कुछ समझते हैं कि हमारी सरकार कितनी सजग है कि हम कृषि को आगे बढ़ाएं और सिंचाई को आगे बढ़ाएं? इसमें बहुत सी स्कीमें हैं जी जो थोड़े से बजट में पूरी करनी होती हैं। जी पहले तो इसके लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए। जी दूसरा, किसानों के हितकारी योजनाएं चालू की जानी चाहिए। जी और ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जी उनके ऊपर जितना भी पैसा है वो ठीक से यूटिलाइज हो, घपले और घोटाले ना हो। जी। तो मैं तो इस बात को समझता हूँ जी कि नहरों के लिए रख रखाव के लिए, ड्रेनों के रख रखाव के लिए जी पैसा का जो सही उपयोग होना चाहिए। परंतु यहाँ पे आपने देखा होगा, इससे पहले कि बारिश होती है, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है, जी जी कोई ड्रेनें साफ नहीं की जाती, डूब जाते हैं, तो फिरते हैं जी, फिर ट्यूबवेल लगाते हैं, वहाँ से पानी बाहर इधर से उधर निकालते हैं। पानी के पैसे जी जी पूरे करते हैं कि किस प्रकार से जी उनमें घपले और घोटाले किए जाएं। जी जी तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है नहरों का भी, उनका को चलाना, उस नेटवर्क को मजबूत करना, हर खेत खलिहान को पानी देना, अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना। जी हाँ जी तो ये इसके लिए बहुत करने की ज़रूरत है। जी जी इसमें बहुत ज़रूरत है और भी प्रयास किए जाने चाहिए। जी। रामपाल जी, जैसे अभी बहुत से विवाद वर्तमान में बड़ौदा उपचुनाव आ रहा है और उसमें सभी पार्टियां जोर शोर से काम कर रही हैं, तो इसमें एक मुद्दा है जो हरियाणा में बहुत तेज़ गति पकड़ रहा है, पीटीआई टीचरों का मुद्दा है। तो इसमें रामपाल जी आप क्या समझते हैं? जैसे पीटीआई टीचर लगे थे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि ये नंबर ज़्यादा लगाए गए हैं, तो पीटीआई टीचर बोल रहे हैं कि हमने तो नहीं लगाए नंबर, जिसने लगाए आप उसको पकड़िए, तो हमें सज़ा क्यों दी जा रही है? आप कितना ठीक मानते हैं इस बात को? जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है ये भी, जी और इसमें पहले भी आ चुका है, हाई कोर्ट का फैसला भी आया है जी जी 2012 में, जी तो उसके रिगार्डिंग जहाँ तक पीटीआईज का आंदोलन है, जी इनके मामले को लेकर के काफ़ी लंबा खिंच गया। जी बहुत सी महिलाएं हैं इसमें, और जिन्होंने 10-12 साल से नौकरी कर ली, जी, तो आज वो कहाँ जाएंगे? जो 40-40 साल के हो चुके हैं। उनकी सिक्योरिटी जो जॉब की है वो दी जा सकती है, जी इसलिए दी जानी भी चाहिए, क्योंकि 10-12 साल से जो नौकरी करता है वो ओवरेज हो गया होगा, आज उसकी बच्चे कहाँ जाएंगे, उसकी शादी होगी, उसने लोन ले लिए, जी जी और वो किसी काम के और योग्य भी नहीं रहा। जी और हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार के कई पहले भी कर्मचारियों को रखा गया। जी HISF के जवानों को निकाल दिया गया था, जी उनको फिर से दोबारा नौकरी पर लिया गया। जी इसी प्रकार से गेस्ट टीचरों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि इनको नहीं रखा जाना चाहिए, परंतु सरकार ने उनको रखा है, उनकी सिक्योरिटी सर्विस की दी है। जी तो यह सरकार ने ठीक किया है जी कि HISF के जवानों को रखा और गेस्ट टीचरों को अध्यादेश रखा। ला के एक विशेष सत्र में अध्यादेश लगा के वो रखे गए इसी थे। प्रकार से जी। पीटीआईज के लिए भी 26 तारीख को चलने वाले सेशन में एक नया कानून ला के उनकी जी सिक्योरिटी ऑफ जॉब दी जानी चाहिए। जी, सारे पीटीआईज को नौकरी पे रखा जाना चाहिए। वो सड़कों पे नारे लगा रहे हैं और जिस प्रकार से आज वो धरने दे रहे हैं, आज उनकी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जी वो कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे? वो भी रह सकते हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल बड़ा करके और इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए। जी, जैसे रामपाल जी एक आखिरी मुद्दा है हमारे सामने, जैसे अभी आया हुआ है बहुत जो विवादित मुद्दा भी है, जिसको लेकर के ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब तक सरकार इसमें जो गठबंधन की सरकार है वो चले ना चले। जैसे अभी घोटाला, बहुत से घोटाले सामने आ रहे हैं हमारे पास, जैसे रजिस्ट्री घोटाला है, शराब घोटाला है। तो इन सभी घोटाले में एक चीज़ देखी गई है कि मुख्यमंत्री जो पिछली बार कहते थे कि नो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, हम करप्शन के खिलाफ बिल्कुल सख्ती से आवाज़ उठाएंगे, तो उसमें जो SIT गठित करनी थी शराब घोटाले में, उसकी जगह मुख्यमंत्री जी ने SCT गठित कर दी थी, जिसको नो पावर कोई चीज़ नहीं है। अगर नो टॉलरेंस ऑफ करप्शन था
तो क्या उन्हें सख्ती से क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या एसआईटी नहीं मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री की नीयत इसमें बहुत साफ थी जी, अनिल विज जी की। और अनिल विज जी ने अपने रिकमेंडेशन में जी एसआईटी का गठन करने की सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी थी जी जी और एसआईटी की जगह एससीटी कर दी, जो टीथलेस थी, पावरलेस थी, जिसके कहने पे किसी ने रिकॉर्ड भी नहीं दिया। जी तो इससे लगता है कि किसी प्रकार का इस मामले में जी अनिल विज जी की जो रिकमेंडेशन थी, सिफारिश थी, जी उसको नामंजूर किया गया। जी उन्होंने ये भी कहा था कि एसआईटी का गठन हो और डॉक्टर अशोक खेमका इसकी अगुवाई करें, जी परंतु उनकी जगह श्रीमान टीसी गुप्ता जी को लगाया गया। जी और इसी प्रकार से सुभाष यादव जी जब रिटायर हो गए, जी उनकी जगह गृह मंत्री ने कहा था कि संदीप खेरवार जी को लगाया जाए, जी परंतु उनकी जगह भी अखिल मोहम्मद जी को लगाया गया। जी और ये लगता है कि अब जब एससीटी ने जिस प्रकार से रिपोर्ट दी जी जी और जिस प्रकार से उसको बताया गया कि उनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं था, किसी गोडाउन ने कागज़ नहीं दिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तरों ने उनको पूछा भी नहीं, और जिसकी वजह से जो रिपोर्ट दी गई, उन्होंने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शेखर विद्यार्थी और वहाँ की एसपी प्रतीक्षा गोदारा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। जी अनिल विज जी ने सिफारिश करी और इसको स्टडी करके भेज दिया। अब कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी अध्ययन कर रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। जी और मैं समझता हूँ इसमें लिपापोती की जा रही है जो गलत है, और इसमें कई तरह के संदेह के घेरे में कई लोग आते हैं। जी जी और यहाँ तो दान घोटाला हुआ, एक दिन तो दान घोटाले की बड़ी आवाज़ें आई, फिर उसके स्टॉक चेक हुए, सबकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, फिर चावल घोटाला हो गया। जी क्योंकि उसके बाद चावल घोटाला हुआ तो यहाँ रजिस्ट्री घोटाला हो गया, यहाँ तो बारदाना घोटाला हो गया, पता नहीं आज कितने घोटाले हो रहे हैं, किस किस को गिनाएंगे। अब जीरो टॉलरेंस की बात आप कर रहे हो कि रजिस्ट्री घोटाला हुआ, कौन सी तहसील है जिसमें तहसीलदार पैसे नहीं लेते, और तहसीलदार पैसे दे के लगते हैं, सबको पता है, पोस्टिंग मिलती है। जी तो ये साफ जाहिर है कि ये आपको कम पता लगा होगा, आप तो ऐसे खोजी पत्रकार हैं। जी यहाँ पे फूड सप्लाई में घोटाला जी कि आपके सेलर वालों ने किस प्रकार से एफर्ड वालों से और से लेकर के मिलिंग करके, कस्टम मिलिंग करके जो चावल देना था दिया ही नहीं। जी और इसी प्रकार से आपके यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में भी 2 उच्च अधिकारी ठेकेदारों को ये कहते हैं कि आपने इसके अंदर टेंडर नहीं भरना, जी और जिसकी वजह से आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी बड़े भारी घोटाले हो रहे हैं। जी एक कंडीशन लगाई थी कि बैच मिक्सिंग प्लांट लगाएंगे और उसके तहत सारा सड़कें बनाएंगे जो उच्च क्वालिटी की होंगी। आपकी कुछ तितरम से लेकर यहाँ तक बाईपास तक बनी है, बीचों बीच कोई बैच मिक्सिंग प्लांट नहीं लगाया गया, केवल देसी प्लांट से ला करके उस पर कर दी लिपापोती और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और इसी प्रकार से सिंगल टेंडर हर जगह ही दूसरे ठेकेदारों पे दबाव दे के रखे जा रहे हैं, यानी कि अब जीरो टॉलरेंस की बात रही नहीं। अब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे ही एक सरकार के सर एक 3 अध्यादेश आए हैं जिसकी किसानों ने प्रति भी जलाई गई थी। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसेंशियल कमोडिटीज़ का जो अध्यादेश आया था, जो ट्रेड का जो अध्यादेश आया था, तो बहुत से किसान संगठन साथ में आए हुए हैं जो कहते हैं कि ये आड़ती को ख़त्म करने के कानून है, किसानों को कंट्रोल करने कानून है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं समझता हूँ इसमें फ्री ट्रेड का, और आपने जिस प्रकार से एसेंशियल कमोडिटीज़ में कई चीज़ों से हटाया है, और इसी प्रकार से कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जी मामले आए, जी जिसमें मैं समझता हूँ अभी हमारी वो स्टेज नहीं है और ना ही हम उसके लिए तैयार हैं। जी विशेष तौर से 24 फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। हाँ जी। आज दुर्भाग्य है देश के किसानों का 6% उत्पादन का ही केवल एमएसपी मिलता है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, और बाकी की फसल तो यूं ही औने पौने दामों पे खरीद ली जाती है। तरह तरह के बहाने होते हैं, काला दाना, पीला दाना, कोई कहता है इसमें मॉइस्चर है। तो यानी कि मेरा कहने का भाव यह है कि 2 तरह के कानून और आने चाहिए जी। एक में तो ये हो कि किसान की फसल सारी की सारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी जानी चाहिए। जी। अगर जो कोई
अगर कोई व्यापारी उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य ना दे जी तो उसके ऊपर दंड निर्धारित होना चाहिए जी जी और उसकी पेमेंट का प्रावधान 72 घंटे में किए जाने का कानून बनना चाहिए। जी और जहाँ तक किसानों के 3 अध्यादेश आए हैं, जी हम इसके लिए अभी से हमारा जो मंडीकरण का मामला है हरियाणा प्रदेश का, जी हम इसके लिए पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हैं। जी हमें इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी, आपसे बात की हमें बहुत जानकारी मिली, जो SYL के मुद्दे पे हो, घोटाले पे हो, PTI टीचर के मामले पर हो। तो हम सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ऐसे ही विशेष बातचीत से, ऐसे ही विशेष व्यक्तित्व को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा।